आज हम बात करेंगे ईसीजी का। ईसीजी सबने कभी ना कभी किसी मूवी में या रियल लाइफ में ऐसा कुछ ग्राफ चलता हुआ डिस्प्ले पे देखा होगा, या फिर हम इसको प्रिंटेड फॉर्म में भी देखते हैं। एक बड़ी सी लंबी सी स्लिप आती है। ईसीजी क्या है, इसको हमें समझना है। ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। दो बातें हमने बोली हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? कल हमने कंडक्टिंग सिस्टम प्रीवियस लेक्चर में बात करी है कि कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट का हमने देखा था। ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है, फिर एवी नोड के पास आता है, फिर बंडल ऑफ इसके पास आता है और परकिंजे फाइबर जाता है। परकिंजे फाइबर से वो वेंट्रिकल की वॉल तक जाता है। अब ये जो इंपल्स है, इंपल्स आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा हुआ है। इंपल्स क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर का होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम मेजर करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और अपने नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी को हम समझ सकते हैं उस ग्राफ की मदद से। कोई अगर ग्राफ में डेविएशन होता है तो हम हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी है, उसकी फंक्शनिंग एबनॉर्मल जो हो रही है, उसको भी हम इसी ग्राफ से समझ सकते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट में आपकी बड़ी हेल्प करता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड या नहीं है, तो डॉक्टर्स को ये बड़ा मदद करता है। क्या है वो हम समझेंगे। देखो अभी ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ किसका? हार्ट का ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? पहला वर्ड ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और डेवलप किसने करा है? विलियम एन थियोवेन ने। डिवाइस जो है, जो डिवाइस यूज की जाती है, ये जो डिवाइस यूज की जाती है, इस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कंफ्यूजन बहुत आता है इसमें। हम ग्राफ क्या मतलब ये समझते हैं कि जो ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है, नहीं। ये जो एक्टिविटी, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ग्राम वर्ड से लिखा जाता है और इस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जस्ट उल्टा, ठीक है। कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ, दोनों का फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म है वो ईसीजी ही लिखा जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियो ये ग्राफ ग्राम, और ये ग्राफ है तो तब भी वही ईसीजी आएगा। तो शॉर्ट फॉर्म दोनों का सेम है लेकिन टर्म्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम करते क्या हैं इसमें? एक हम जैसा यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो, ये एक नॉर्मल ईसीजी है। एनसीईआरटी में भी आपके ये पिक्चर बना हुआ है। हम करते क्या है कि कोई पेशेंट है, उसके बॉडी से 3 इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं। 3 इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ कनेक्ट करते हैं? दोनों रिस्ट में, एक आपके इधर आपके लेफ्ट साइड के लोअर लिम्स एंकल में ये कनेक्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ कनेक्ट करता है। ईच टू द रिस्ट, मतलब दोनों रिस्ट पे एक एक तीसरा लेफ्ट एंकल पे, ये फिक्स होता है, इधर ही कनेक्ट करा जाता है। एंड देन कॉन्टिन्यूसली जो हार्ट की एक्टिविटी है वो हम तब आप मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग जो होती है वो 2 तरीके से होती है। या तो वो मशीन ऐसे एक पेज पे वो अपने हार्ट की एक्टिविटी को प्रिंट करके निकालेगी, या जो थोड़ी मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं वो डिस्प्ले पे ऐसे दिखाती रहती हैं। डिस्प्ले पे आपकी कार्डियक एक्टिविटी दिखती रहेगी, है ना, वो प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब दोनों वही है। हम उसको रीड करके डॉक्टर देख लेता है कि इनकी नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है, या इस प्रिंट को देख के पता कर लेता है। इसकी डिटेल जो स्टडी है, डॉक्टर के काम बहुत आता है। क्या करता है? इवेल्युएशन ऑफ हार्ट्स फंक्शन, मल्टीपल लीड्स अटैच करे जाते हैं। अगर आपको हार्ट का डिटेल इवेल्युएशन करना है, मतलब डॉक्टर को हार्ट की और बहुत डिटेल एक्टिविटी पता करनी है, तब ये सिर्फ 3 लीड लगा के काम नहीं चलेगा। तब आपके हाथों पे, इधर चेस्ट पे, पैर पे और बहुत सारे लीड्स लगाने पड़ते हैं। तब वो और डिटेल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वो हार्ट की देख पाता है, समझ पाता है। तो वो नॉर्मल ईसीजी से थोड़ा अलग होता है, वो एडवांस है
है ना। स्टैंडर्ड जो ईसीजी है, पीक इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है, कितने पीक बन रहे हैं, इनके पीक को हम P2 लेटर T तक रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब P, Q, R और S एंड T, इन लेटर्स से इनके पीक को रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे यहाँ इस ग्राफ में देखो, तो पहला पीक, पीक मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब हाई होता है तो वेव, वो ग्राफ ऊपर आता है, तो पहला ये पीक है। Q यहाँ दूसरा, फिर R, फिर ये S एंड ये देन T, मतलब यहां से यहां तक आपका एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फिर से आपकी दूसरी कार्डियक साइकिल सेम पी के बाद वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हम रिकॉर्ड करके हम समझते क्या है, इन सब का मतलब क्या है। इसको हम देखो नाम देते हैं पी वेव, एंड इसको नाम देते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। इन तीनों का मतलब क्या है, वही आपसे पूछा जाता है। जो पी वेव है ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। देखो, हमने इंपल्स जनरेशन की बात करें तो इंपल्स जब जनरेट होता है तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। पहले वो पोलराइज होती है, फिर वो डीपोलराइज होती है। जब डीपोलराइज होगी, और वो डीपोलराइजेशन पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है कि दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है। ठीक है, और ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है, जिससे दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एंड टी वेव रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल विच लीड्स टू रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल, एंड एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव का जो एंड होता है, ये वाला पॉइंट हम अगर उस ग्राफ पे देखें, इधर आपका सिस्टोल पूरा हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, नॉर्मल एक ईसीजी में मतलब पी वेव बन रहा है तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्यू आर एस बन रहा है तो आपका क्या बन रहा है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये पूरा कंप्लीट सिस्टोल भी कर रहा है अगर टी वेव बन रहा है। उसके बाद सेम वही बात है, एक टाइम इंटरवल में डॉक्टर देखता है कि एक सेकंड में कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जैसे अपन बात करें तो एक मिनट में, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करेगा, तो नॉर्मल है 70 से 72 टाइम्स। मतलब एक मिनट का अगर ईसीजी वो निकाल लिया, या 30 सेकंड का निकाल लिया, तो 30 सेकंड में ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने बनने चाहिए? लगभग 30 से 35, लगभग 30 से 35 के बीच बनने चाहिए। तो इससे वो आइडिया लगा लेता है, या 10 सेकंड का निकाल लिया तो उससे हम जस्ट डिवाइड करके देख लेंगे, है ना। तो वो ईसीजी देख लेगा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने बन रहे हैं। अगर बहुत कम बन रहे हैं तो मतलब वेंट्रिकल प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या पी वेव नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, या हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी है तो ये नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा आएंगे। तो इसकी काउंट करके कैसे हर पेशेंट का अलग अलग ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिकॉर्ड होता है, वही डॉक्टर देख के उससे वो गेस करता है कि इनको इस तरह की प्रॉब्लम हार्ट में चल रही है। पी वेव ना बने तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ आएगा? वेंट्रिकल्स में, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ही ना बने तो मतलब क्या हुआ कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो ब्लड बॉडी को जाएगा क्या? नहीं जाएगा, न लंग्स में जाएगा। तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शॉर्ट कैसे, अगर हाँ, इनकी ये भी देखी जाती है कि इनकी लेंथ कैसी है, लेंथ ठीक है या लेंथ बहुत छोटी है, तो इससे ये पता चलता है इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, किस लेवल का कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। मतलब जैसा बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन चल, ये लेंथ ठीक नॉर्मल आ रही है तो वेंट्रिकल नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, छोटी हो गई तो वेंट्रिकल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, ब्लड कम जाएगा बॉडी पार्ट्स को। तो ये इससे डॉक्टर को बड़ा हेल्प मिलता है, और ये यूज करके वो डायग्नोज करते हैं। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड डॉक्टर डिसाइड करता है कि 10 सेकंड का देखना है मुझे, कि 30 सेकंड का देखना है, या फिर 1 मिनट का देखना है ना। वन कैन डिटरमाइन द हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल का हम
हार्ट रेट देख सकते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? ईसीजी ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एज एनी डेविएशन फ्रॉम द शेप इंडिकेट अ पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी और डिजीज। जो नॉर्मल शेप है उसमें कोई डेविएशन होता है तो उसके डेविएशन के रिस्पेक्ट में डॉक्टर आराम से डिसाइड कर पाता है कि इनके हार्ट में ये प्रॉब्लम है। अगर डेविएशन है कोई तो क्या हो सकता है? क्लिनिकल करेक्शन कोरिलेशंस क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है? अगर पी वेव इनलार्ज कर जाए, पी वेव याद है पहला जो वेव बनता है ये इनलार्ज कर जाए, ठीक है, तो क्या होगा? इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, आपकी एट्रिया बड़ी हो गई है, ठीक है। दूसरा, अगर क्यू वेव इनलार्ज कर जाए, क्यू वेव कहां बना था? ये इसके बाद ये क्यू वेव ऐसा बनता है, ये इनलार्ज कर जाए तो क्या होगा? मायोकार्डियल इंफरेक्शन, इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। उसके बाद इनलार्ज आर वेव कर जाए, इनलार्जमेंट ऑफ आर वेव, तो वेंट्रिकल का इनलार्जमेंट हो जाएगा, मतलब ये वाली आर वेव इनलार्ज कर जाए तो वेंट्रिकल इनलार्ज कर जाता है ना, इनलार्जमेंट हो जाता है। टी वेव अगर इनलार्ज करा तो ये पोटेशियम आयन का अगर बॉडी में हाई कंसेंट्रेशन होता है तो टी वेव इनलार्ज कर जाता है, ये पी क्यू आर हो गया, ये पी हो गया, यहाँ पे क्यू, ये आर हो गया, एस, उसके बाद यहाँ टी वेव था, इसकी इनलार्जमेंट की बात कर रहा है ना। और अगर टी वेव फ्लैट हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया, हाइपोक्सिया इन कार्डियक मसल, मतलब अब जो कार्डियक मसल है उनको ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रहा है ना, तो वो पूरी तरह से सिस्टोलिक फेज में नहीं जा पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स को इस तरह से डायग्नोज किया जाता है। किसने डेवलप किया कार्डियोग्राम? तो आप ये बता दोगे, है ना, एंथियोवेन ने। इन केस ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट, डीपोलराइजेशन स्टिमुलस अराइजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आप बोलोगे एसए नोड, एसए नोड ही वो इंपल्स जनरेट करता है। व्हाट डज द टी वेव रिप्रेजेंट इन एन ईसीजी? टी वेव, टी वेव सोचो, लास्ट वाला जो आपका टी वेव था तो वेंट्रिकल डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डज द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इनिशिएट्स? तो ये वेंट्रिकल सिस्टोल इसके जस्ट बाद। अब ईसीजी के बाद जो हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स पढ़े थे, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, हमें यहाँ पे बात करना है डबल सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी में है ना। डबल सर्कुलेशन ऐसा होता है, ये हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है, हमने ये समझ रखा है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल एराइज होती है उसका नाम रखते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, एंड इट पंप्स द ब्लड इनटू लंग्स, एंड लंग्स में ब्लड हमारा ऑक्सीजनेट होगा, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, एंड देन ये पल्मोनरी वेन से कहां आ जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। तो एक सर्कुलेशन पाथ हमारा हार्ट के साथ ऐसा बनता है, राइट वेंट्रिकल से होते हुए लेफ्ट ऑरिकल के बीच, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा जो सर्कुलेशन है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा पंप किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स, वो आप यहाँ इस पिक्चर में देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया जाता है बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स में डीऑक्सीजनेशन होगा, एंड ये अवोटा के थ्रू, और उसके बाद ये सिस्टेमिक वेन्स के थ्रू या वेना कावा के थ्रू कहाँ आ जाता है? राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, फिर अब कहाँ जाएगा? लंग्स में। एक साथ हम बना लें अगर, लंग्स में, लंग्स से कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से इस तरह से ब्लड चल रहा होता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी पार्ट्स इधर, ये इधर, इधर से इधर, ठीक है। इस सर्कुलेशन का नाम रखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होके बॉडी पार्ट्स एंड राइट ऑरिकल तक जो ब्लड का पाथ बनता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन 2 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन, है ना। इसको ऐसे याद कर लो, राइट वेंट्रिकल से लंग्स टू आपका लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन।
ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, यही यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये करता है इस सर्कुलेशन में हम करते क्या है, यहाँ राइट ऑरिकल में बात करें तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पंप करा जाएगा लंग्स को फॉर द ऑक्सीजनेशन, फॉर द ऑक्सीजनेशन। यहाँ जो पल्मोनरी आर्टरी है, ध्यान से देख लो, पल्मोनरी आर्टरी है, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ लंग्स को जाएगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। बॉडी में आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती हैं, यही एक आर्टरी ऐसी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, ये इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स के बीच में। क्लियर हो गई बात। अब ये इसका सर्कुलेशन, इसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को भेजता है एंड ऑक्सीजनेट हो जाता है और फिर वो वापस हार्ट के पास आ जाता है। पाथवे राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को गया, ऑक्सीजनेशन हुआ, पल्मोनरी वेन से कहाँ आ गया, लेफ्ट ऑरिकल के पास। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है कि वेन्स हमेशा बॉडी में इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन यही एक पल्मोनरी वेन ऐसी है जो प्योर ब्लड कैरी करती है। यहाँ इम्प्योर ब्लड आया लंग्स के पास, लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन हो गया एंड इधर कौन सा ब्लड जाएगा, प्योर ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और वो वेन के थ्रू जाएगा हार्ट के पास। तो एक ऐसी अकेली यही वेन है जो प्योर ब्लड कैरी करती है और कहीं बॉडी में ऐसा नहीं होता है। तो ये बात हो गई आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन की। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, अवोर्टा से होते हुए प्योर ब्लड बॉडी पार्ट्स को जाता है, कैपिलरीज के क्रॉस वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं एंड देन ये वेन्यूल एंड वेन के थ्रू बॉडी पार्ट से वेना कावा से होते हुए ब्लड कहाँ आ जाता है, राइट ऑरिकल में आ जाता है। दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या करता है, यहाँ पे देख लो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पूरा पाथ लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है ब्लड अवोटा के थ्रू, कहाँ पे, सिस्टेमिक आर्टरीज में, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ अवोटा एंड देन आर्ट्रियोल, फाइनल जो ब्रांच होती कैपिलरी एंड दैट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड गैसेस, यहीं से टिश्यूज और ब्लड के बीच एक्सचेंज होगा एंड देन वो आता है वेन्यूल में, मतलब ऑक्सीजन सेल्स के पास, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में, वेन्यूल में आया, वेन्यूल से सिस्टेमिक वेन्स में आया, वेना कावा में आया, राइट ऑरिकल में आया। इधर पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अवोटा के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिस्टेमिक आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्ट्रियोल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैपिलरी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इधर वेन्यूल, सिस्टेमिक वेन, वेना कावा, राइट ऑरिकल तक आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो गया। जब गैसेस एक्सचेंज हो गया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, आपके बॉडी पार्ट्स को, हर बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई, यहाँ पे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें तो ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाती है। अब डबल सर्कुलेशन को एक साथ दिखाया गया है, ध्यान से देखना, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। लेफ्ट राइट वेंट्रिकल पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे, लंग्स के पास, कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी किसको बोलते हैं, जो ब्लड हार्ट टू ऑर्गन ले जाए। आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी कैसे डिसाइड करेंगे, जो हार्ट टू ऑर्गन ब्लड ले जाए। ब्लड का जो फ्लो है, अगर ब्लड वेसल में हार्ट टू ऑर्गन हो रहा है, दैट इज द आर्टरी। ये हार्ट है, ये ऑर्गन है, तो ये ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल आर्टरी होगी और इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर यहां से जो उल्टा ऑर्गन टू हार्ट ब्लड कैरी करे, है ना, उसको हम वेन बोलते हैं, बिल्कुल ठीक, वेन बोलते हैं, है ना, ये वेन की प्रॉपर्टी होती है। और यहां से लंग्स से हार्ट के पास आती है, लेफ्ट ऑरिकल के पास, तो ये एक वेन के थ्रू आती है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, जो प्योर ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। अब ये लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाइकस्पिड वॉल्व से, है ना, होते हुए
एंड अब ये पंप करेगा थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स, अवोटा के थ्रू। बॉडी पार्ट्स में कैपिलरी से गैसेस एक्सचेंज हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू, इधर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल के बाद सेम पाथवे ऐसा चलता रहेगा। दिस वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन अब आपका क्लियर होगा, बिल्कुल शानदार तरीके से इसको याद रखना है। अब कुछ बातें आपको याद रखनी है। ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई टू द ऑर्गन, सर्कुलेशन हमारा है कई वेरियस टाइप का। जैसे ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई किया जाता है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल सर्कुलेशन, सेरेब्रल ब्रेन के लिए हम लिखते हैं। किडनी का जो आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है वो रीनल सर्कुलेशन कहा जाता है, मतलब आर्टरी एंड वेन जो हम पूरा सिस्टम बनता है। हार्ट को कोरोनरी सर्कुलेशन, लीवर को हिपैटिक सर्कुलेशन। तो ये टर्म्स सर्कुलेशन ऑर्गन के साथ रखे हुए हैं। अब अगला जो पॉइंट है यहाँ पे आपका कोरोनरी सर्कुलेशन दिखाया गया है। हार्ट की वॉल को या इवन हार्ट को कैसे सर्कुलेशन, कैसे पाथ मिलता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। देखो, राइट ऑरिकल से ब्लड रिसीव हुआ, राइट ऑरिकल में, जो कि कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, रिसीव हुआ है ना। ये राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को गया, है ना। लंग्स से कहां गया, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल अवोटा से इसको पंप कर दिया कोरोनरी आर्टरीज में। अवोटा की एक ब्रांच होती है कोरोनरी आर्टरीज। अब ये कोरोनरी आर्टरीज आर्ट्रियोल में डिवाइड करेगी, कैपिलरीज में डिवाइड करेगी इन द वॉल ऑफ हार्ट। कहां पे ये, इन द वॉल ऑफ हार्ट। अब कैपिलरी से गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, फिर वो जुड़कर क्या बनाएगी, वेन्योल वेन बनाएगी, कोरोनरी वेन बनाएगी, एंड कोरोनरी साइनस जो कि राइट ऑरिकल में खुल जाता है। एक थोड़ा सा वाइड वेन होगी जिसे हम कोरोनरी साइनस बोलते हैं। जैसे एक थोड़ा बहुत ब्लड का अमाउंट स्टोर भी करता है, इसलिए साइनस वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, ये है, देखो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया हार्ट को, हार्ट से ब्लड आया राइट ऑरिकल को। ठीक है, अब ये राइट ऑरिकल से फिर से आपका लंग्स के पास गया, पाथ वही है। अवोटा की जो ब्रांच होती है कौन सी, कोरोनरी आर्टरी, इट कैरी द ब्लड टूवर्ड हार्ट। अवोटा की बहुत सारी ब्रांचेस होती है। ऐसे ही अवोटा की ब्रांच होएगी जो ब्रेन को ले जाएगी, अवोटा की ब्रांच होएगी किडनी को ले जाएगी, अवोटा की ब्रांच होएगी लीवर को ले जाएगी, हर ऑर्गन को ले जाएगी, है ना। ये आपको बात इस तरह से समझनी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है पोर्टल सिस्टम। अब देखो, पोर्टल सिस्टम समझने से पहले हम ये बात समझते हैं। देखो ध्यान से देखना, हार्ट से ब्लड आया आर्टरी के थ्रू, आर्टरी ऑर्गन में गया, किस में डिवाइड हो गया, कैपिलरी में। किसमें, कैपिलरी में। कैपिलरी जुड़कर क्या बनाएगी, वेन बनाएगी, फिर से वेन हमारी आके हार्ट में खुल जाती है। यही है नॉर्मल पाथ, नॉर्मली पाथ यही होता है, आर्टरी कैपिलरी एंड वेन। यहां से आर्टरी कैपिलरी एंड वेन, यही नॉर्मल पाथ होता है, ये नॉर्मल सर्कुलेशन है। लेकिन कुछ ऑर्गन्स में इसका कुछ हमें चेंज कंडीशन देखने को मिलेगा। यहां देखो आर्टरी, ध्यान से सुनना और समझना दोनों में डिफरेंस। आर्टरी कोई ब्लड लेके आ रही है, कैपिलरी में डिवाइड हो गई, एंड दीज कैपिलरी रीजॉइन टू फॉर्म वेन, एंड दिस वेन अगेन डिवाइड इनटू कैपिलरी। ऐसा कहीं हमने देखा था क्या, ऐसा कहीं नहीं होता। आर्टरी कैपिलरी वेन ऐसा होता है, वेन डायरेक्ट हार्ट में आके खुल जाती है, वेना कावा से होते हुए हार्ट में खुल जाती है। यहां क्या होता है, वेन डिवाइड अगेन इनटू कैपिलरी एंड दिस कैपिलरी रीजॉइन टू फॉर्म वेन। अब ये वेन जाके खुलेगा आपके मेन वेना कावा में। जब इस तरह का अरेंजमेंट होता है तब इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, दैट इज द पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये कुछ ऑर्गन्स में है। ह्यूमन बॉडी में वैसे पोर्टल सिस्टम 3 टाइप का होता है। पूरे एनिमल्स में देखें तो 3 टाइप का पोर्टल सिस्टम है, रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है, अपना हार्ट और किडनी के बीच ऐसा पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है, ह्यूमन बॉडी में नहीं है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हार्ट और लीवर और इंटेस्टाइन के बीच होता है, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच होता है, जो अपनी बॉडी में पाया जाता है।
एंड हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम अपने ब्रेन में पाया जाता है। हम एंडोक्राइन सिस्टम में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसको समझना क्या होता है, यहां से ध्यान से देखना। यहां अपनी बॉडी में दो पोर्टल सिस्टम है, रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। अपने पास कौन सा पोर्टल सिस्टम नहीं है? अपने पास इसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम नहीं, ये रीनल नहीं होगा। अच्छा, तीनों पोर्टल सिस्टम का नाम दिया हुआ है, सॉरी, तीनों पोर्टल सिस्टम है। ये तीन टाइप के ही पोर्टल सिस्टम होते हैं एनिमल्स में। ह्यूमन बॉडी में हिपैटिक है और हाइपोफेजियल है, रीनल पोर्टल सिस्टम अपनी बॉडी में नहीं है। ठीक है, तो अपन को अभी इन दोनों पोर्टल सिस्टम की बात समझनी है। देखो ये क्या होता है, कोई वेन ऑर्गन को ऑर्गन से ब्लड ले जाती है और वो फिर से कैपिलरी में डिवाइड कर जाए, उसको हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। देखना, ये हार्ट है, हार्ट से आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, कहां लेके जाती है? जो हमारी जीआई ट्रैक है, जीआई ट्रैक बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन की वॉल में किसी आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, एंड दिस आर्टरी डिवाइड्स इनटू कैपिलरी। अब आप सोचो, हम डाइजेशन के लिए कुछ भी हम जो खाते हैं वो डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होके कहां जाएगा? ब्लड में जाता है। तो एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा? ये कैपिलरी। तो इंटेस्टाइन की वॉल में ये आर्टरी कैपिलरी में डिवाइड हुआ और अब यहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में ऐड हो जाएगा। किसमें ऐड हो जाएगा? न्यूट्रिएंट जो है ब्लड में ऐड हो जाएगा, जैसे अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना, सारे जो न्यूट्रिएंट हम इनटेक कर रहे हैं वो ब्लड में चला गया कैपिलरी से क्रॉस करके। अब ये कैपिलरी वेन बना देती है, जुड़कर क्या बन जाएगा? वेन बना देती है। अब ये वेन फिर से कैपिलरी में डिवाइड होती है। कहां पे? ऑर्गन है लीवर में। कहां पे? लीवर में। लीवर में जाके सारा न्यूट्रिएंट जो आपके इंटेस्टाइन से ब्लड में ऐड किया गया वो डायरेक्ट बॉडी में नहीं सप्लाई करा जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी खा लोगे, कहीं बॉडी को, किसी ऑर्गन को कुछ भी ऐसे सप्लाई नहीं किया जाएगा। देयर इज अ कंट्रोलर, और वो कंट्रोलर हमारा लीवर है। सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके ब्लड कहां ले जाएगा? लीवर के पास। लीवर को दे देगा। लीवर को देगा कैसे? देयर इज अ साइट ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, देयर शुड बी अ साइट ऑफ एक्सचेंज, और साइट ऑफ एक्सचेंज कैपिलरी ही हो सकता है। तो ये वेन फिर से कैपिलरी में डिवाइड करती है लीवर के अंदर। अब न्यूट्रिएंट लीवर के पास चला जाएगा। किधर चला जाएगा? लीवर के पास चला जाएगा। अब लीवर डिसाइड करेगा कि कितना न्यूट्रिएंट कहां भेजना है, किस ऑर्गन को भेजना है, कितना स्टोर करना है, नहीं करना है, ये सारा डिसीजन लीवर का होता है। ठीक है, अब इस जो वेन का नाम समझना, ये आर्टरी जो जीआई ट्रैक को आई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोले तो इंटेस्टाइन में आई। अब ये जो वेन आ रही है, लीवर को आ रही है, इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। इसको क्या नाम देते हैं? हिपैटिक पोर्टल वेन। अब फिर से ये कैपिलरी जुड़कर वेन बनाती है, एंड दिस वेन इज टर्म्ड एज हिपैटिक वेन। इसको हम क्या बोलते हैं? हिपैटिक वेन, जो अब आगे जाएगी हार्ट में, वेना कावा में। वेना कावा में खुलेगी और फाइनली ये हार्ट में जाएगा। क्यों? अब इसमें कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है। कितना क्या होना चाहिए वो लीवर आगे भेजेगा। तो दो बार आर्टरी कैपिलरी वेन, कैपिलरी वेन, इस तरह का अरेंजमेंट को हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और ये है आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये जो आपके सामने है ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है। हमारी बॉडी में ऐसा ही चल रहा होता है। इसलिए लीवर हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर लीवर डैमेज हुआ बेटे, फिर जीना मुश्किल है, क्योंकि इनटेक जो है सारा कुछ आप खा लोगे, ऐसे ही बॉडी में ट्रेवल करेगा रैंडम, तो सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? कंट्रोलर चाहिए। और कंट्रोलर का काम कौन करता है? लीवर। यहां पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपको दिखाया गया है। ये कैपिलरीज किसकी हैं? जीआई ट्रैक की। हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर को पहुंचाया, लीवर में फिर से वो कैपिलरी में डिवाइड होएगी, एक वेन यहां से बाहर आएगी जिसका नाम है हिपैटिक वेन, और वो जाके हार्ट में खुलता है। दिस इज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो लीवर को आप बहुत
इंपॉर्टेंट ऑर्गन के तरह मान के इसको हमें ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो अगर ये डैमेज हुआ तो फिर कहानी खत्म। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे ब्लड सर्कुलेशन टेक्स फॉलोइंग अकर्स इन हार्ट ऑफ मैन, तो ये अच्छा ये पाथ आपको बताना है, ये आप बता लोगे। टू रीच द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ब्लड मस्ट पास थ्रू, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के पास किससे पास होना चाहिए, तो लंग से पास हुआ होगा और प्योर ब्लड आ जाएगा। अब ये क्वेश्चंस आप देख लोगे और आपका रीनल मतलब सॉरी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की कहानी खत्म। अभी हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम यहां नहीं पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच है, किसके किसके बीच, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच। एक बार इसको रोको।